हेलो गाइस, मैं आपके सामने हूँ ब्लेंडर की बेसिक मॉडलिंग एंड प्रिमिटिव्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए एक्सप्लोर करते हैं। हेलो गाइस, आपके सामने हाजिर हूँ ब्लेंडर के ट्यूटोरियल 3 के साथ। और इस थीम को जिसको आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक्सएसआई की मैंने थीम ली हुई है। जब आप ब्लेंडर को लॉन्च करेंगे तो आपके पास जो थीम होगी वो एक डार्क थीम होगी, तो फर्क कोई नहीं पड़ता। सारे टूल्स और सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। मेरी आई साइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये थीम जो है वो सिलेक्ट की है। मैं इसका प्री रिक्विजिट आपको दे देता हूँ। अगर आप एडेड प्रेफरेंसेस के अंदर जाएं तो यहाँ पर सेकंड जो टैब है वो थीम्स का है, और इन थीम्स में जाकर आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। ब्लेंडर डार्क इसकी ओरिजिनल थीम है, और मैंने यहाँ पर इसको एक्सएसआई किया हुआ है। मेरे लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इसके की मैप में जाएं, इसके प्रेफरेंसेस में ही की मैप में चले जाएं, तो यहाँ पर आपको टॉप पॉपअप मेन्यू में ब्लेंडर, ब्लेंडर 2.7 एक्सटेंडेड एंड इंडस्ट्री कंपैटिबल 3 टैब्स नजर आएंगे। इस वक्त जो बाय डिफॉल्ट है वो ब्लेंडर है। अगर मैं इंडस्ट्री कंपैटिबल कर दूं इसको, और इसको मैं यहाँ पर टेस्ट करूं, तो होगा ये कि इंडस्ट्री कंपैटिबल ब्लेंडर ने किया ये है कि माया या मैक्स या एक्सएसआई की मोस्ट पॉपुलर कमांड्स जो है वो उससे उसने उसको मैच कर दिया है, ताकि माया, एक्सएसआई या सॉफ्ट इमेज और मैक्स के जो यूजर हैं वो आसानी से ब्लेंडर के ऊपर स्विच कर सकें। यानी कि इससे ये पता चलता है कि ब्लेंडर की कितनी ख्वाहिश है कि ये सारे सॉफ्टवेयर यूजर जो हैं वो ब्लेंडर के ऊपर आ जाएं। अच्छी कोशिश है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो माया में W आप प्रेस करते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट, ये क्यूब जो है, ये ब्लेंडर में बाय डिफॉल्ट ओरिजिन के ऊपर आ जाता है जब आप उसको लॉन्च करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे W प्रेस किया तो आपने देखा कि ये मेरे पास गिज्मो जो है वो आ गया है, और मैं ये अब एक्स एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर आसानी से मूव कर सकता हूँ, जस्ट लाइक इन माया। अगर मैं ई प्रेस करूं तो ये रोटेशन हो सकती है, आर प्रेस करूं तो ये स्केलिंग हो सकती है। मैं कंट्रोल जी बार बार कर रहा हूं ताकि मैं कमांड में वापस आ जाऊं, लेकिन मैं इसको यहां पर प्रेफर नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एस प्रेस करूं तो माया में एस की जो कमांड है वो की फ्रेम ऐड करने के लिए है। तो अगर आप नीचे देखें यहाँ पर की फ्रेम का मेरे पास टाइम लाइन मौजूद है। अगर मैं एस प्रेस करूंगा तो यहाँ पर होगा ये कि ये की फ्रेम ऐड हो जाएगा, और ये सारी की सारी माया की या मैक्स की कमांड्स हैं। तो ये अगर आपने एडिट प्रेफरेंसेस के अंदर इसको इंडस्ट्री कंपैटिबल कर दिया तो माया, मैक्स और सॉफ्ट इमेज उन तीनों की मिक्स्ड कमांड्स को लेकर वो उसका की मैपर बना देता है, ताकि बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो आपके लिए कॉमन हो जाएं। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं इसको ब्लेंडर के ऊपर ही रखूंगा, और ताकि आपको ब्लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें मालूम हो। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मैं प्रेफरेंसेस में एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, ब्लेंडर के ऊपर हम मौजूद हैं। और अब अगर मैं जी प्रेस करूँ तो आप देख रहे हैं कि अब ये ब्लेंडर की अपनी कमांड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये वो कमांड्स हैं जो कि मैं आपको ट्यूटोरियल 1 एंड ट्यूटोरियल 2 के अंदर बता चुका हूँ। तो प्लीज़ उन ट्यूटोरियल्स को ज़रूर देखिए। और इसके बाद हम ब्लेंडर की थीम चेंज करने के बाद कहाँ से स्टार्ट करें ब्लेंडर को। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज है ऐसी जो कि हम सबसे पहले देखें कि इस तरह से ब्लेंडर जो है उसके अंदर हमारी नॉलेज जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूं। अब आप देखिए, शिफ्ट ए एक कमांड है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है ब्लेंडर में।
ये क्रिएट की कमांड है। अगर आपने माया में देखा हो तो माया में आपको पॉपअप मेन्यू नजर आता है क्रिएट का, इसी तरह से ब्लेंडर में ये क्रिएट की कमांड है, शिफ्ट ए। और अगर आप चाहें तो इस लेफ्ट मेन्यू में ऐड में जाकर आप इसी कमांड को यहां पर भी देख सकते हैं। ये एग्जैक्टली वही कमांड जो है वो यहां पर आ चुकी है, वही मेन्यूज यहां पर आ चुके हैं। इसकी हॉट की क्या है, शिफ्ट ए। जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां पर ये मेन्यू खुल जाएगा, एंड दैट इज एन ऐड मेन्यू, जो कि ये रहा। तो शिफ्ट ए मैंने प्रेस किया और शिफ्ट ए में सबसे पहले ये देखिए एक पूरी लिस्ट मौजूद है। और वो क्या लिस्ट है, जिसमें कि मैश, कर्व्स, सरफेस, मेटाबॉल, टेक्स्ट, वॉल्यूम, ग्रीस पेंसिल, आर्मेचर, लेटिस, एम्प्टी, इमेज, लाइट, लाइट प्रोब, कैमरा, स्पीकर, फोर्स फील्ड, कलेक्शन इंस्टेंस, ये सब कुछ मौजूद है उसके अंदर। यानी कि ये वो कमांड है, अगर आप इसके मेन्यू में चले जाएं तो आप प्रिमिटिव्स और कैमरास और लाइट्स एंड इवन टेक्स्ट वगैरह सब यहां से क्रिएट कर सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट। यहीं से आप बोन स्ट्रक्चर के ऊपर भी जा सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसमें मैश में आए तो आपको मैं ये बता दूं कि ब्लेंडर में मैश का मतलब माया में प्रिमिटिव है या मैक्स में प्रिमिटिव है। यानी कि ये मैश है और इसका मतलब प्रिमिटिव है। यानी अगर मैं यहां जाऊं तो प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फेयर, आईसीओस्फेयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ये मेन प्रिमिटिव्स हैं। ये सब मौजूद है यहां पर। उसके अलावा ग्रिड मौजूद है, लैंडस्केप मौजूद है और एक्स्ट्रास मौजूद हैं, डायमंड्स मौजूद हैं। ये जो प्रिमिटिव ब्लेंडर में इस वक्त मौजूद हैं वो मैं समझता हूं कि और किसी भी सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत फ्रूटफुल स्टार्ट है ब्लेंडर का कि उसने इतने प्रिमिटिव्स जो है वो दे दिए हैं यहाँ पर। तो यहीं से अगर आप देखें कि मैं मैश में जाता हूं और क्यूब में जाता हूं तो ये क्यूब क्रिएट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है इसको 3D कर्सर कहते हैं ब्लेंडर में। ये सर्कल जहां पर भी इस 3D व्यू के अंदर मौजूद होगा ऑब्जेक्ट वहीं बनेगा। यानी कि इस 3D कर्सर को देखने के बाद ऑब्जेक्ट वहीं पर जाकर बनता है। यानी कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ये 3D कर्सर होता है। अभी इसको हम ओरिजिन पे ही रहने देते हैं और हम बाद में इसको देख लेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो प्रिमिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आपने देखा तो ये क्यूब क्रिएट हो गया है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। डिलीट करने के लिए ब्लेंडर में प्रॉपर तरीका ये है कि आप एक्स को प्रेस करें और उसके बाद इसको डिलीट कर दें। वैसे अगर आप देखें तो मैं इस क्यूब को बनाने के बाद डायरेक्ट डिलीट भी कर सकता हूं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो प्रेस एक्स। और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं, ये की फ्रेम्स के लिए और दूसरी एंटिटीज के लिए भी इसको ऐसे ही यूज किया जाता है कि हमेशा एक्स प्रेस किया जाता है और उसके बाद डिलीट का मेन्यू आपके सामने आएगा। उस डिलीट के मेन्यू में आप इसको जो भी आपकी एंटिटी हो, चाहे वो की फ्रेम्स हो, चाहे वो डिफॉर्मर्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, और दूसरी एंटिटीज हो सकती हैं एम्प्टी या नल सेट्स हो सकते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे कभी। सब के सब के लिए आप एक्स प्रेस करेंगे और उसके बाद डिलीट का मेन्यू आएगा, प्रॉपरली डिलीट कीजिए। तो अगर मैं शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करता हूं या मैं ऐड की कमांड में जाता हूं तो आप देखें कि मैश में यहां पर प्लेन मौजूद है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये प्लेन मेरे सामने बन गया है। और इसको अगर मुझे स्केल करना है, मुझको इसको रीलोकेट करना है या मुझे इसको रोटेट करना है तो उसकी कमांड्स आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बताई जा चुकी हैं, जिसमें कि अगर आप इसको एक्सेस के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल जी मैं प्रेस करूंगा विच इज ग्रैब, और फिर एक्स प्रेस करूंगा तो ये देखिए एक्सेस से लॉक हो गया और ये प्लेन जो है मैं 3D स्पेस के अंदर मूव कर रहा हूं। लाइकवाइज जी एंड वाई मैं इसको मूव कर सकता हूं। और अच्छी बात ब्लेंडर में यह है कि अगर मैं जी प्रेस करूं
और जी प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे वाई में, वाई ये वाई एक्सिस है, कैसे पता चला मुझे कि ये वाई एक्सिस है? अगर आप यहां पर आए तो आपको यहां पर ये गिज्मो नजर आ रहा होगा जो कि आपको 3D वर्ल्ड की ओरिएंटेशन दे रहा है। तो अगर आप फर्ज कीजिए, ये देखिए मिडिल माउस बटन से मैं टॉगल कर रहा हूं, ये सब मैं पहले ट्यूटोरियल्स में, 2 ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूं, तो वहां जरूर देखिएगा। मिडिल माउस से मैं टॉगल कर रहा हूं। अगर अगर आप राइट टॉप के ऊपर देखें तो वो गिज्मो भी टॉगल कर रहा है और आपको वो ये बता रहा है कि ये एक्सेस जो है वो रोटेट हो रहे हैं, रीलोकेट हो रहे हैं। तो ये आपके लिए आसानी है कि आप ये जो रेड लाइन देख रहे हैं, जब आप जाहिर है ब्लेंडर पे बहुत काम करेंगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप ये हमेशा गिज्मोस के सपोर्ट से एक्सेस की ओरिएंटेशन में हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस आपको नजर आ रहा है, दिस इज वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ब्लेंडर में ये भी खुसूसियत है कि वो आपको जेड एक्सिस भी दिखा दे। बाय डिफॉल्ट वो बंद होता है और सारे सॉफ्टवेयर्स में बंद होता है, लेकिन ब्लेंडर में जेड एक्सिस भी मौजूद है। तो ब्लेंडर की एक जो बड़ी अच्छी बात है वो ये है कि अगर फर्ज कीजिए मैं जी वाई प्रेस करता हूं और अब मैं वाई के ऊपर मूव कर रहा हूं और मैं अब 5 प्रेस कर देता हूं, तो जी वाई एंड 5 ये मैंने कमांड दी, उसने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को ग्रैब किया। 3 काम किए उसने। उसने ऑब्जेक्ट को ग्रैब किया विच इज जी, फिर उसने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस में मूव किया क्योंकि मैंने वाई प्रेस किया था, और फिर उसने ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने के बाद वाई एक्सिस में मूव करने के बाद 5 यूनिट्स एग्जैक्टली उसको रीलोकेट कर दिया क्योंकि मैंने 5 प्रेस किया था। मैं इसको आपको दोबारा करके दिखाता हूं। देखिए जी वाई एंड 5, देखिए एग्जैक्टली जो है वो 5 यूनिट मूव कर चुका है और ये बड़ी अच्छी कमांड है ब्लेंडर की। इसी तरह से अगर मैं जी एक्स -5 कर दूंगा तो देखिए एक्स एक्सिस में नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में वो चला गया क्योंकि मैंने -5 किया है। और ब्लेंडर में किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करते वक्त अगर आप राइट क्लिक कर देंगे कमांड कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी वाई 5 और मैंने ये राइट क्लिक कर दिया माउस के ऊपर और मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो वापस अपने ओरिजिन के ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं जी वाई 5 प्रेस करने के बाद लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो अब कमांड एग्जीक्यूट हो गई। तो लेफ्ट क्लिक करना जरूरी है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और किसी भी कमांड को अगर आप दे भी चुके हो उसी वक्त अगर राइट क्लिक कर देंगे तो कमांड कैंसिल हो जाएगी। एक तो ये चीज, ये एक रिव्यू भी था, इसकी जरूरत भी थी। इसी तरह से मैं इसको देखिए डिलीट करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स प्रेस करूंगा और एक्स प्रेस करने के बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा। दूसरी चीज जो कि आपको मैं यहां पर दिखाऊंगा वो ये है कि अगर आप मैश में जाएं तो प्लेन ये मैंने क्रिएट किया था, मैं इसी तरह से क्यूब क्रिएट कर सकता हूं। मैंने आपको बताया कि हर चीज ओरिजिन पे इसलिए बन रही है क्योंकि 3D कर्सर यहां पर मौजूद है और मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। मैं फिर एक्स प्रेस करता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं। लेकिन अब मैं आपको एक कंपैरिजन जरूर देना चाहूंगा और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, मैं उधर ऐड पर नहीं किया बल्कि मैं हॉट की के ऊपर गया हूं और मैंने एक क्यूब क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैंने ये क्यूब क्रिएट किया तो आप अपने लेफ्ट बॉटम पे देखिएगा कि एक मेन्यू आपके सामने आ गया है जिस पे राइट एरो बना हुआ है। अगर मैं इस राइट एरो के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देखिए इसका यहां पर साइज आ रहा है और वो ये मुझे बता रहा है कि ये 2 मीटर का क्यूब है बाय डिफॉल्ट। अब मैं इसके साइज को इंक्रीज करता हूं और ये साइज इंक्रीज हो गया। अच्छा, मैं ये स्केलिंग से भी कर सकता था लेकिन ये इस वक्त इसकी एक तरह से इनपुट है जो कि मैं इसको दे रहा हूं और ये स्केलिंग नहीं हो रही है। जैसे ही मैंने ये किया और उसके बाद मैंने बाहर आकर लेफ्ट क्लिक किया
अब ये कॉलम कभी भी नहीं आएगा, ये कॉलम यहां से गायब हो चुका है और अब आपके पास ये क्यूब मौजूद है। इसकी जो इनपुट जो इंफॉर्मेशन थी वो अब मौजूद नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपने माया के ट्यूटोरियल्स देखे हो तो मैंने आपको उसमें एक नोड का ट्यूटोरियल दिया था और उस नोड के ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये बताया था कि माया ऑब्जेक्ट की इनपुट नोड भी रखता है जब तक कि आप उसकी हिस्ट्री को डिलीट नहीं करते। यहां मसला क्या है ब्लेंडर में यह है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, वंस इट इज क्रिएटेड, ये इनपुट इंफॉर्मेशन एक दफा आएगी, उस वक्त आपने जो चेंजेस करनी है कर लीजिए इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं, उसके बाद ये चेंज जो है इनपुट की ये गायब हो जाएगी और फिर ये आपको नहीं मिलेगी। तो इसी वक्त आपने सारी की सारी चेंजेस करनी है। ब्लेंडर कर ये रहा है कि आने वाले वक्त में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर नोड बेस्ड कर रहा है। जैसे कि माया है, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर नोड बेस्ड है। इवन मैक्स के अंदर भी पूरा स्टैक बनता है और वो सारी इनपुट इंफॉर्मेशन हर वक्त अपने पास रखता है जब तक कि आप उसकी इनपुट इंफॉर्मेशन को, उसकी हिस्ट्री को डिलीट ना कर दें। जब तक आप माया में डिलीट ना कर दें, जब तक मैक्स में ना कर दें। लेकिन यहां पर इस वक्त इसकी इनपुट इंफॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है। अब आप इस क्यूब के साथ इसको एडिट जरूर कर सकते हैं लेकिन इनपुट नोड मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लेंडर अभी भी नोड बेस्ड नहीं है प्रॉपरली, जबकि माया और मैक्स है। मैं ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ब्लेंडर जो है वो इसमें पीछे है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये इनका क्राइटेरिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माया में जाता हूं और यहां पर आकर क्यूब क्रिएट करता हूं तो आप देखेंगे कि ये रही इनपुट नोड और ये रहा क्यूब। अब आप देखिए, मैं इस क्यूब को मूव करता हूं, मैं इसको क्यूब को मूव करता हूं और यहां ले जाता हूं और ले जाने के बाद अब मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूं। देखिए इनपुट नोड अपनी जगह मौजूद है, इनपुट नोड को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ब्लेंडर में ऐसा नहीं है। अगर फर्ज कीजिए मैं इस क्यूब को फिर क्रिएट करता हूं और यहां पर लाकर रखता हूं एंड देन आई प्रेस GY और मैं इसको मूव करता हूं और मूव करने के बाद देखिए अभी अगर आप लेफ्ट बॉटम के ऊपर देखें तो ऐड क्यूब और साइज आ रहा है, इनपुट इंफॉर्मेशन आ रही है। मैं इसको नोड नहीं कह रहा हूं, मुझे इसको नोड कहना चाहिए लेकिन मैं इसको नहीं कह रहा, मैं इसको सिर्फ इनपुट इंफॉर्मेशन कह रहा हूं क्योंकि नोड अलाइव रहती है, डिलीट नहीं होती। यहां ब्लेंडर क्या करेगा कि इसको आगे की तरफ मैं लेकर गया और मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दी, यानी कि यहां पर आकर मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब मैंने जब इस क्यूब को दोबारा सेलेक्ट किया तो इस वक्त अब मेरे पास इसकी मेजरमेंट नहीं आएगी, जबकि माया में या मैक्स में ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होती है। तो ये एक थोड़ा सा मसला है। वो मसला यूं है क्योंकि जब आप रेफरेंस इमेजेस के ऊपर काम करेंगे और ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश करेंगे रेफरेंस की तरफ, तो फिर वहां ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वहां पर शायद हम इनपुट नोड को एडजस्ट करने की कोशिश करें लेकिन जैसे ही आप मूव करेंगे वो इनपुट नोड की इंफॉर्मेशन को हाइड कर देता है। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मौजूद है वरना ये क्यूब होता नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन हाइड हो गई है। खैर बहरहाल ये हम बाद में देखेंगे। मैं फिर शिफ्ट ए प्रेस करता हूं, ये क्यूब आपको नजर आया, इसी तरह से सर्कल बन सकता है। मैं कुछ आपको प्रिमिटिव्स के बारे में यहां पर बता रहा हूं क्योंकि हमने इसको स्टार्ट करना है। जाहिर सी बात है सबसे पहली चीज जो है मॉडलिंग के लिए, बेसिक मॉडलिंग के लिए वो प्रिमिटिव्स हैं। अगर आप सिलेंडर मैंने क्रिएट किया आपके सामने और इस सिलेंडर को अगर आप देखें तो इसका ये रेडियस है। अब देखिए ये लेफ्ट पर आपको इनपुट इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। देखिए मैं इसके रेडियस को चेंज कर रहा हूं, मैं इसकी डेप्थ को चेंज कर रहा हूं और मैं इसकी वर्टिसेस को भी चेंज कर सकता हूं, यानी कि मैं इसके प्रिमिटिव के साथ इसके किसी भी तरह के शेप पर जा सकता हूं। वंस आई डिड इट, एक दफा मैंने ये कर दिया और मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, अब मेरे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अब ये मेरे पास सिलेंडर है, अब मुझे इसको एडिट करना होगा। तो ये ब्लेंडर का तरीका है। वजह क्या है इसकी? एक वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्लेंडर मॉडिफायर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि यहां पर अगर आप आ जाएं राइट साइड पर तो ये बटन आपको नजर आ रहा होगा, ये मॉडिफायर प्रॉपर्टीज है। बाकी हम ऑब्जेक्ट को हैंडल यहां से करते हैं और जाहिर सी बात है हम डिटेल मैन्युअली भी दे सकते हैं।
तो मैं ये इसके ऊपर तो खैर बाद में आऊंगा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये मॉडिफायर की पूरी लिस्ट मौजूद है यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट की अब बिल्डिंग जितनी भी होगी वो या तो मॉडिफायर के थ्रू होगी या इसके एडिट मोड में जाकर होगी। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट मोड लिखा हुआ है, इसी वजह से पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है। अगर मैं इसको डाउन क्लिक कर दूं तो मेरे पास फिर यहां पर एडिट मोड भी आ जाता है। अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, एडिट मोड भी आ जाता है और एडिट मोड में भी मैं जा सकता हूं। और अब मैं एडिट मोड में आ गया हूं, यानी कि जस्ट लाइक माई एंड मैक्स अब मैं इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर आ गया हूं। इसका क्या मतलब है कि वर्टेक्स, एजेस एंड फेसेस के ऊपर आ गया हूं। और इसकी हॉट की है टैब, यानी कि मैं अगर टैब प्रेस करूंगा तो टैब से मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाऊंगा, टैब प्रेस करूंगा मैं एडिट मोड में आ जाऊंगा, टैब प्रेस करूंगा ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊंगा। तो बार बार आपको यहां जाने की जरूरत नहीं है। ब्लेंडर पूरा का पूरा हॉट की बेस्ड है। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर सारी हॉट कीज बता दें, इस तरह नहीं होता। आप हॉट कीज को याद नहीं कर सकते, आप हॉट कीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब वो जाकर आपको याद होंगी। इसके लिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जो जो चीजें आती चली जाएंगी उनकी हॉट कीज आपको पता चलती चली जाएंगी। ये हो गया आपका सिलेंडर। अब मैं इसको डिलीट करता हूं, ए प्रेस एक्स एंड देन डिलीट। फिर मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और उसके बाद ये कौन है, ये टॉरस है। टॉरस इज इंटरेस्टिंग। आप लोगों की एक्सरसाइज ये है कि इस ट्यूटोरियल के बाद आपने ये सब कुछ देखना है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। आप टॉरस में जाएं। अब देखिए टॉरस क्रिएट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर कोई एक साइकिल है और वो यहां पर खड़ी हुई है, तो ऑफ कोर्स मैं टॉरस से कोशिश करूंगा कि उस साइकिल का टायर जो है वो क्रिएट कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं इस टॉरस को वहां पर मूव करूंगा ये अपनी इनपुट इंफॉर्मेशन खो देगा या हाइड कर देगा। इसलिए बजाय इसके कि मैं टॉरस को वहां मूव करूं, मुझे रेफरेंस इमेज को यहां पर लेकर आना पड़ेगा, विच इज नॉट इंटरेस्टिंग। लेकिन बहरहाल क्योंकि ब्लेंडर की अपनी प्रैक्टिस है, ब्लेंडर का अपना क्राइटेरिया है और इसका अपना स्ट्रक्चर है। बहरहाल ये टॉरस मेरे पास आ गया है। इसकी इनपुट इंफॉर्मेशन अभी यहां पर आ रही है क्योंकि मैंने लेफ्ट क्लिक कहीं पर नहीं किया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये इसका मेजर रेडियस है और उसके बाद ये इसका माइनर रेडियस है और इसके अंदर ही आप इसकी मेजर सेगमेंट्स एंड माइनर सेगमेंट्स में जा सकते हैं। यानी कि मैं ये देखिए डिटेल बढ़ाना शुरू कर रहा हूं इसकी, और माइनर सेगमेंट्स ये हो गई इसकी। तो ये सब आपने एक्सप्लोर करना है। अब आप जाहिर है कि इस तरह का ऑब्जेक्ट भी आपका हो सकता है। अभी देखिए मैंने मिडिल माउस बटन क्लिक किया हुआ है जिसकी वजह से इनपुट इंफॉर्मेशन अभी कहीं नहीं जा रही। वंस मैं इसकी जरा डिटेल्स बढ़ा देता हूं, वंस मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा अब मेरे पास इनपुट इंफॉर्मेशन खत्म हो गई और अब ये मेरे पास एक फाइनल टॉरस जो है वो मौजूद है। मैं इसको भी डिलीट करता हूं। हम आगे जाते हैं मजीद। तो आप देखिए टॉरस के बाद यहां पर एक बड़ा अच्छा प्रिमिटिव है एंड दैट इज ग्रिड। इसको जरूर देखिएगा। ये ग्रिड मैंने क्रिएट कर दी है, इसकी इनपुट इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास आ गई है और एक्स सब डिविजन इसकी 10 है, वाई सब डिवीजन 10 है। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। ब्लेंडर में आपने सिर्फ और सिर्फ फील्ड के बीच में आके लेफ्ट क्लिक करना है और ये आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, या फिर लेफ्ट एंड राइट एरोस को क्लिक करना है और उससे आप नंबर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो एक्स सब डिवीजन एंड वाई सब डिवीजन अगर आप देखें तो ये 20 और ये भी मैं 20 कर देता हूं। तो अब आप देखिएगा कि आपको ये मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये ग्रिड आ गई मेरे पास, लेकिन मुझे वो ग्रिड नजर तो आ नहीं रही है। उसकी वजह ये कि ये शेडेड मोड है। अगर मैं जी प्रेस करूंगा कीबोर्ड के ऊपर तो मैं वायर फ्रेम मोड में आ जाऊंगा और वो ये रहा। अगर आप देखें तो वायर फ्रेम मोड मेरे पास ये रहा, यहां पर ये वायर फ्रेम मोड है। अगर मैं जी दोबारा प्रेस करूंगा तो मैं शेडेड मोड में चला जाऊंगा। तो जी जो है बटन कीबोर्ड के ऊपर इनकी स्वैपिंग है, वायर फ्रेम मोड से शेडेड मोड, शेडेड मोड से वापस वायर फ्रेम मोड।
तो अगर अब आप देखें, अब मैं ये देखिए मिडिल माउस बटन से स्क्रॉल कर रहा हूं और मैं ये जूम कर रहा हूं और शिफ्ट मिडिल माउस बटन से मैं इसको पैन कर रहा हूं। ये ग्रिड मेरे पास आ चुकी है और ये इस वक्त वायर फ्रेम मोड है। जी प्रेस करूंगा, शेडेड मोड में चला जाऊंगा और अगर मैं ऑल्ट जी प्रेस कर दूंगा तो मैं इस वक्त शेडेड एक्सरे मोड में हूं। ये रहा एक्सरे मोड। और ऑल्ट जी दोबारा प्रेस करूंगा, सिर्फ शेडेड मोड में आ जाऊंगा। ये भी प्री रेक्विजिट्स हैं, उन ट्यूटोरियल्स में दिए हुए, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए तो मैं ये जी प्रेस करके आपको दिखा रहा हूं कि हम इस वक्त वायर फ्रेम मोड में। तो अब जो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे वो वायर फ्रेम मोड में ही नजर आएंगे, क्योंकि मैंने इस वक्त ओवरऑल वायर फ्रेम मोड किया हुआ है। मैं एक्स प्रेस करता हूं और इसको डिलीट करता हूं, शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करता हूं। आप ग्रिड में आए, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मंकी, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये रेफरेंस के लिए यूज होता है। यहां पर एक और प्रिमिटिव मौजूद है, लैंडस्केप। ये आपके ब्लेंडर में नहीं होगा, ये मैंने डाउनलोड किया है। अच्छा, अब ब्लेंडर के बहुत सारे एड ऑन्स हैं जो कि ब्लेंडर में मौजूद भी हैं और थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं वो एड ऑन्स बना भी रही हैं। कुछ एड ऑन्स मुफ्त हैं, फ्री हैं, और बहुत ज्यादा एड ऑन्स जो हैं उनके पैसे हैं भाई। और मेरा ख्याल है कि ब्लेंडर जो है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर से नहीं, पैसे जो हैं वो उन एड ऑन से बना रहा है और ये उसका राइट भी है। तो अगर आप एडिट में आ जाएं और प्रेफरेंसेस में आ जाएं तो यहां पर आपको ये टैब नजर आएगा जिसका नाम है एड ऑन। और मैं इसको अगर क्लिक कर दूं तो ये सारे के सारे एड ऑन्स हैं। अभी आपको इनमें जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं एक्स्ट्रास, तो देखिए ये एक्स्ट्रास मैंने लिखा और मेरे पास ये एड मैश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ये वाला जो एड ऑन है वो आ गया है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं लैंडस्केप, तो ये वो एड ऑन है जो कि मेरे पास मौजूद है और ये मैंने इंस्टॉल किया है। आप गूगल पे जाके लैंडस्केप फॉर ब्लेंडर लिख सकते हैं तो आपको वो फिर साइट बता देगा। मैं अब ये भूल चुका हूं कहां से किया था, लेकिन कर लिया मैंने ये। तो इसी तरह से आपको एड ऑन्स मिलते रहेंगे। बहुत लोग इस वक्त, बहुत कंपनीज जो है वो इसके एड ऑन्स क्रिएट कर रही हैं। तो ये वो एड ऑन्स हैं। मैं मैश में जाके लैंडस्केप के ऊपर बहरहाल आप लोगों को दिखा देता हूं ये क्या चीज है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा इसकी तो एक पूरी दास्तान खुल जाएगी और ये आपको जो इस वक्त प्लेन नजर आ रहा है, ये प्लेन जो है वो देखिए अब वो गायब हो चुका है, अब आपके पास मौजूद नहीं है। अब अगर मैं जी प्रेस करूं तो आप इस लैंडस्केप को देख सकते हैं। अगर मैं अब इसको एस प्रेस करूं और अब बड़ा करना शुरू करूं तो आपको ये लैंडस्केप जो है वो नजर आएगा। और ये देखिए ये मैंने पूरे के पूरे जनाब कैमरा व्यू के अंदर इसको फिल कर दिया है। और जाहिर सी बात है मैं इसमें कैमरा मूव कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। और ये ऑफ कोर्स 3D है। तो ये एक लैंडस्केप बन गया। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इसके ऊपर जाता हूं लैंडस्केप के ऊपर और आप ये देखिए कि यहां पर ये लिस्ट मौजूद है, यानी कि ऑपरेटर, प्रीसेट्स, और मैं यहां पर जाकर ये मेरे पास टाइप्स हैं मुख्तलिफ लैंडस्केप्स की। तो इस वक्त जो डिफॉल्ट लैंडस्केप था वो आपके पास मौजूद था। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ड्यून्स कर दिया तो ये देखिए ये ड्यून का लैंडस्केप बन गया। और अब आप इवन इसकी पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये मैं मैच साइज को बढ़ा रहा हूं एक्स एंड वाई एक्सिस में, और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ये देखिए ये मैंने इसकी हाइट को चेंज कर दिया है, लेकिन कीप दैट इन माइंड कि ये बहुत हैवी स्ट्रक्चर्स हैं, ये इतने ज्यादा कोई इजी नहीं है। लेकिन बहरहाल हार्डवेयर में अब इतनी पावर आ गई है, इसीलिए मैं कहता हूं लैपटॉप मत लीजिए भाई, ये डेस्कटॉप के काम है। पावर आपको ज्यादा चाहिए बजाय इसके कि आपको खूबसूरती चाहिए हो। तो ये मैंने इसकी हाइट कर दी, मिनिमम हाइट जो है वो इसकी मैंने, ये इसकी मिनिमम हाइट है। अगर मैं आपको फिर दिखाऊं तो ये इसकी मिनिमम हाइट है। ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूं हाइट को। और तो इस तरह से ये मैंने
ड्यून्स जो है वो बना दिए। ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाना इतना आसान काम नहीं है, मैन्युअली भी बन सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें टाइम लगता है। तो ये इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं इसको यहीं से आके, क्योंकि मैंने अभी तक लेफ्ट क्लिक नहीं किया है, मैं इसको रॉक कर देता हूं। तो ये देखिए मेरे पास देखिए इतनी बड़ी रॉक जो है वो सामने आ गई। फिर मैं इसकी डुप्लीकेट्स निकाल लूंगा, रख दूंगा ले जाकर जहां पर भी मुझे रखना है। प्लैनेट मैं क्रिएट कर सकता हूं। तो देखिए ये बिल्कुल नेचुरल प्लैनेट जो है वो उसने क्रिएट कर दिया है। जब आप इसको टेक्सचर करेंगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त मॉडल जो है वो क्रिएट हुआ है इस वक्त। अब अगर देखें मैं इसको वायर फ्रेम करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ इसकी डिटेल्स देख लीजिएगा वो कितनी ज्यादा है। सॉफ्टवेयर ने इसको संभालना भी है। तो अब अगर मैं ऐसे 10 प्लैनेट जो है वो लाकर यहाँ पर खड़ा कर दूं तो फिर फाइल जो है वो आपसे कहेगी कि जरा आराम से। तो फाइल जो है ना वो रोना भी शुरू कर सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके हार्डवेयर की पावर क्या है। तो ये आप जरूर देखिए। लैंडस्केप अगर मैं इसी के ऊपर ही बोलता चला जाऊंगा तो फिर और दूसरी चीजें मुझे आप लोगों को बतानी है। इसके अलावा अगर आप मैश में आए दोबारा तो आपको यहां पर रॉक जनरेटर भी मिलेगा, जिससे कि आप रॉक जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास एक बोल्डर, एक रॉक जो है वो बना दी है उसने। और मैं इस रॉक को, ये देखिए नंबर ऑफ रॉक्स जो है वो मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं। और जैसे ही बढ़ाता जा रहा हूं तो ये इसका आउटलाइनर है ब्लेंडर का। आप देखिए ये सारी रॉक्स जो है ना वो बनना शुरू हो गई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आया एंड प्रेस जी, मैंने प्रेस किया और जी प्रेस करने के बाद मैंने वाई प्रेस किया और इस रॉक को यहां रख दिया। फिर मैंने दूसरी रॉक ली, जी वाई, इसको यहां ले गया, जी वाई, इसको यहां कहीं रख दिया। तो ये मैंने नंबर ऑफ रॉक्स जो हैं वो, और ये सारी डिफरेंट रॉक्स हैं, वो उसने रैंडम रॉक्स बना दी। तो मैं ये कर सकता हूं। और अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करूं तो मेरे पास ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, याद रखिएगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये टूल्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन के टूल्स के अंदर मैं सिलेक्शन मोड में जाता हूं और ये मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद एक्स प्रेस किया और डिलीट कर दिया। वापस मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूं और मैं इस सिलेक्शन में चला जाता हूं बिकॉज मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल हूं। और उसके बाद अगर मैं शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करता हूं तो रॉक्स के साथ, रॉक जनरेटर के साथ मेरे पास राउंडेड क्यूब भी मौजूद है, जरूर देखिएगा, टॉरस ऑब्जेक्ट्स भी मौजूद है, मैथ फंक्शन भी मौजूद है। मुझे इससे ज्यादा कोई शगफ नहीं है मैथ फंक्शन से, क्योंकि ये सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वैसे तो हर चीज मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस करती है, लेकिन इसको समझना जो है वो जरा बहुत आसान नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल मैं जेड मैथ सरफेस के ऊपर चला जाता हूं तो ये उसने मुझे बना दी और यहां पर अब एक इक्वेशन जो है वो आपके पास मौजूद है। मेरे पास अब इतना वक्त तो है नहीं कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। तो मैं करूंगा ये कि मैं इसको वैसे ही बना दूंगा। बहरहाल ये एक चीज है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रिमिटिव। गियर्स मौजूद हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जब आप उनके ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल गियर्स, ये देखिए पूरा का पूरा गियर जो है वो क्रिएट कर दिया है। याद रखिएगा लेफ्ट क्लिक किया और गया। तो नंबर ऑफ टीथ आप बढ़ा सकते हैं और रेडियस इसका आप बढ़ा सकते हैं। मैं देखिए लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और मैं ड्रैग कर रहा हूं उस फील्ड के अंदर और मैंने इसके रेडियस को बढ़ा दिया। इसकी विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूं और मैं इसके बेस को चेंज कर सकता हूं। मैं इसके और दूसरे पैरामीटर्स जो है वो चेंज कर सकता हूं। और ये करने के बाद अगर मैं जी प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये पूरा गियर सिस्टम जो है वो इस वक्त मेरे पास एज एन ऑब्जेक्ट मौजूद है, जिसको बनाने में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मॉडलर भी इसको बनाने में कुछ टाइम तो लेगा, 1 डेढ़ 2 घंटे तो उसको भी लगेंगे। और अगर कोई एवरेज मॉडलर हुआ तो उसके लिए तो ये चैलेंज हो जाएगा। तो ये गियर बना बनाया जो है वो मौजूद है आपके पास। नंबर ऑफ टीथ, रेडियस एंड सारी चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं फिर एक्सप्रेस करता हूं, इसको डिलीट करता हूं और मैं आगे जाता हूं। तो आप देखिए गियर्स के बाद पाइप जॉइंट्स
ब्लेंडर में मौजूद हैं, बहुत सारे प्रिमिटिव्स हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। पाइप एल्बो मैं क्रिएट कर सकता हूं, पाइप टी ज्वाइंट, पाइप वाई ज्वाइंट, पाइप क्रॉस ज्वाइंट, पाइप एन ज्वाइंट। पाइप एल्बो को ले लीजिए और ये मेरे पास यहां पर क्रिएट हो गया है। और मैं अब आप ये देखिए कि मैं इसके एंगल को चेंज कर सकता हूं, मैं जो भी एंगल रखना चाहूं मैं कर सकता हूं। मैं इसके रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूं, ये मैं मिडिल माउस बटन से जो है वो टॉगल कर रहा हूं, और शिफ्ट मिडिल माउस बटन से पैन कर रहा हूं, और जो व्हील है उससे मैं जूम इन एंड आउट कर रहा हूं। अब आप देखिए लेंथ स्टार्ट और लेंथ एंड को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। इसी तरह से सारे पाइप जॉइंट्स के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। इसकी डिटेल को मैं बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, और ये मेरे पास पाइप जॉइंट है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं दोबारा से इसके अंदर आता हूं, तो अब ये इन पाइप्स को आप देखते जाइएगा, ऐसे ही टी जॉइंट है, वाई जॉइंट है, क्रॉस जॉइंट है, पाइप एन जॉइंट मौजूद है। इसके अलावा डायमंड्स हैं, बहुत मुश्किल होते हैं बनाना अगर आप इनको मैन्युअली बनाने के लिए बैठे, क्योंकि इनमें सारा का सारा काम फेसेस का होता है, फेसेट्स यानी FACETS, फेसेट्स का सारा काम होता है, जिनकी वजह से शाइनीनेस वगैरह, और इसकी एक आपको मालूम है डायमंड की यूनिक शाइनीनेस होती है। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने तो डायमंड नहीं देखा होगा, आप लोग माशाल्लाह डायमंड्स में खेलते होंगे और देखा भी होगा आपने। तो बहरहाल मैंने तो खैर तस्वीरों में ही देखा है, डायमंड को इतने करीब से कभी देखने का मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप डायमंड्स में चले जाएं तो ब्रिलियंट डायमंड, डायमंड एंड जेम ये मौजूद है। अगर हम इनके इस ब्रिलियंट डायमंड में चले जाते हैं तो ये डायमंड, और ये देखें ये फेसेट्स हैं, जिनकी वजह से डायमंड में अभी भी आपको वो हल्की सी लाइट की वजह से जो है वो चेंजेस दिखा रहा है, और इसी तरह से आपको पता है कि डायमंड जो है वो रिफ्लेक्ट भी करता है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर, ये तो अभी क्रिएट हुआ है, इसके ऊपर कोई टेक्सचर्स नहीं लगे हुए, इसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट डायमंड को क्रिएट करने के लिए मॉडल तो ऐसे ही चाहिए। इवन ये देखिए आप यहां पर भी पूरा कंट्रोल मौजूद है। और अब अगर आप इसकी टेबल विड्थ में चले जाएं, इसके सेगमेंट्स आपको 16 नजर आ रहे हैं, ये देखिए मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ाता हूं और ये इसके सेगमेंट्स बढ़ने शुरू हो गए। और टेबल विड्थ है इसकी, ये देखिए, यानी कि ये ऊपर टेबल विड्थ है ये एरिया। इसके अलावा क्राउन हाइट है, और इसकी गर्डल हाइट है वो ये रही। और मैं अगर राइट क्लिक करता चला जाऊं तो क्या होगा, जो भी मैं कमांड यहां से दे रहा हूं वो कैंसिल हो रही होगी। अभी तक ये इनपुट इंफॉर्मेशन गई क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कहीं लेफ्ट क्लिक नहीं किया हुआ, मैं अभी सिर्फ मिडिल माउस से टॉगल कर रहा हूं, डायमंड को देख रहा हूं, यहां पर चेंजेस कर रहा हूं ताकि मुझे वो चेंजेस मिल जाएं। और लोअर फेसेट फैक्टर, ये देखिए लोअर फेसेट फैक्टर, और इस तरह की सारी चीजें यहां पर डायमंड में मौजूद थी, वो आप देखते जाइएगा। वन ऑफ द डायमंड वाज शोन। अब हम आगे जाते हैं और एक्स्ट्रास में चले जाते हैं। अच्छा, ये एक्स्ट्रास भी शायद आपके ब्लेंडर में मौजूद ना हो, इसको डाउनलोड शायद मैंने नहीं किया था। आप एडिट में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे, एड ऑन्स में आएंगे, और यहां पर एक्स्ट्रा टाइप करेंगे। अभी मैंने EXTR ही किया था कि उसने मुझे बता दिया कि ऐड मैश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स, ये वो क्या कर चुका है, इंस्टॉल कर चुका है। असल में ब्लेंडर में एड-ऑन्स वैसे भी बाय बंडल, बाय डिफॉल्ट मौजूद हैं, जो कि आपको ब्लेंडर में नजर नहीं आएंगे। जब आप ट्यूटोरियल्स करते हैं, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये एड ऑन भी है, अच्छा इसके लिए भी एड ऑन है, अच्छा इसके लिए भी एड ऑन है। तो इसी तरह से मुझे पता चला कि ये एक्स्ट्रास का भी एक एड ऑन मौजूद है, और वो ब्लेंडर में पहले ही मौजूद है। तो आप जैसे ही एक्स्ट्रास के ऊपर जाएंगे, आपको क्या क्या मिलेगा कि यहां पर ये डाउन, ये यहां पर आपको दिखा तो देगा, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक नहीं हुआ होगा, यानी कि ये ब्लेंडर के साथ ही आया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर राइट क्लिक नहीं हुआ हुआ। और अगर ऐसा नहीं है तो एक्स्ट्रास फॉर ब्लेंडर एड ऑन लिखकर गूगल के ऊपर टाइप करें, आपको बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर ब्लेंडर के
एड ऑन्स मौजूद हैं, ये फ्री है और आपको ये वहां पर मिल जाएगा, अदरवाइज ये ब्लेंडर में ही मौजूद है। अच्छा, अब आप इसको देखिए, मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और एक्स्ट्रास में जाता हूं तो बीम बिल्डर, वॉल फैक्ट्री, सिंपल स्टार, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारी चीजों को तो खैर मैं नहीं समझता कि मैं उनको यूज करूंगा, लेकिन बहरहाल बीम बिल्डर मौजूद है आपके पास, ये आपके पास बीम है और ये इसकी हाइट है। मैं इस एड ऑन को जरूर यूज करूंगा, मिडिल माउस से मूव कर रहा हूं इसलिए मैं इसके इनपुट इंफॉर्मेशन को लूज नहीं कर रहा। लेफ्ट माउस में बार बार आप लोगों को बता रहा हूं। और ये देखिए, ये विड्थ मैंने बढ़ा दी, ये इसकी मैंने डेप्थ बढ़ा दी और मैं इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकता हूं और ये मेरी बीम जो है वो क्रिएट हो गई है। नीचे जितने भी आपको ये कर्सर्स, ये जो कमांड्स नज़र आ रही हैं, ये लोकेशन और रोटेशन की हैं, जो कि आप वैसे भी मैन्युअली कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेस करना चाहें यहीं से। लेकिन जाहिर सी बात है वो प्लेसिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। मैंने जैसे ही ये सेटिंग की, ये सेटिंग करने के बाद मैंने लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दिया और अब मेरे पास ये बीम जो है वो मौजूद है। एक्सप्रेस करता हूं, डिलीट करता हूं, शिफ्ट ए, मैं बार बार कमांड्स का नाम भी ले रहा हूं, वैसे आप नीचे देख भी रहे हैं। बीम बिल्डर के बाद वॉल फैक्ट्री है, इंटरेस्टिंग प्रिमिटिव है, इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है वॉल फैक्ट्री भी, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। और मैं ये जैसे ही क्रिएट करता हूं, ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और ये मेरे पास एक वॉल जो है वो क्रिएट होकर आ गई है। शिफ्ट मिडिल माउस बटन से मैंने इस वॉल को मैंने टॉगल किया है और पैन किया है और अब ये मेरे पास वॉल जो है वो क्रिएट होकर आ गई है। अब इसके अंदर इतनी कंट्रोल्स हैं कि आप इन्हीं को लेकर बैठ जाएं और ये सोचते रहें कि ये ब्रिक वॉल है और ये ब्रिक वॉल जो है वो किस तरह से काम करेगी। तो ये वॉल्स आपके पास हैं, ये थिकनेसेस हैं, इन सबको देखिए, ये डायरेक्टली आपकी मॉडलिंग के ऊपर कोई असर डालने वाली चीजें नहीं है, लेकिन चूंकि ये ब्लेंडर में मौजूद हैं तो इनको देखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह से मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और एक्स्ट्रास में सिंपल स्टार की तरफ जाता हूं तो ये एक स्टार भी क्रिएट कर देगा और मैं पीरियड प्रेस करता हूं ताकि मैं फोकस कर सकूं। देखिए अभी भी इनपुट इंफॉर्मेशन मौजूद है क्योंकि मैंने लेफ्ट क्लिक नहीं किया हुआ है। पीरियड मैंने नम लॉक के ऊपर किया था, ठीक है, ये दोबारा देख लीजिएगा, पीरियड ऑन नम लॉक, और मेरे पास ये फोकस हो गया। और अब देखिए इसके 0.5 है, मैं इनको बढ़ा सकता हूं, मैं इसका आउटर रेडियस बढ़ा सकता हूं, इनर रेडियस कम कर सकता हूं या बढ़ा सकता हूं, हाइट इसकी बढ़ा सकता हूं, कम कर सकता हूं, और ये मेरे पास इस तरह से एक स्टार जो है वो जिस तरह का भी मैं चाह रहा हूं वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक प्रिमिटिव है। लेफ्ट क्लिक किया और अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूं एंड इनपुट इंफॉर्मेशन इज गॉन। अब इसी तरह से इनके पास टी पॉट भी मौजूद है, देख लीजिएगा इसको, हनीकॉम भी मौजूद है। दिस इज इंटरेस्टिंग। एक्स डिलीट एंड शिफ्ट ए और एक्स्ट्राज में हनीकॉम में मैं चला जाता हूं तो वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ये आपने हनीकॉम देखा होगा और मैं ये यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। आपको यहीं पर फैसला करना पड़ेगा कि ये हनीकॉम जो है वो कैसा होना चाहिए। सेल डायमीटर आप देख रहे हैं, ये मैंने बढ़ा दिया। एज वेट इसकी मैं ज्यादा कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, और ये सब इस तरह से ये हनीकॉम मेरे सामने क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ रोज थोड़ी सी बढ़ा सकता हूं और नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी मैं करना चाहूं कर सकता हूं। ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम एज अ प्रिमिटिव आपके पास मौजूद है और ये यहां पर क्रिएट हो जाएगा। एक्सप्रेस करूंगा, डिलीट करूंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे पास टॉरस यहां पर मौजूद है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, लेकिन टॉरस ऑब्जेक्ट्स भी है, ट्विस्टेड टॉरस है, सुपर टोरॉइड है, टॉरस नॉट है। तो ये ट्विस्टेड टॉरस है, इसको अगर मैं क्रिएट करता हूं तो ये टॉरस ही का डेरिवेटिव है लेकिन ये ट्विस्टेड है। बस आपको ये बताना चाह रहा था कि ये ट्विस्टेड है।
तो अब अगर मैं इसके माइनर सेगमेंट कम करता हूं तो ये देखिए, इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए इन प्रिमिटिव्स की सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैकेनिकल एस्पेक्ट से कोई काम कर रहे हो या आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्लेंडर इज गुड इन आर्किटेक्चर। तो ये जो है वो आपके पास, आपको ये सपोर्ट मिल गई है और इस तरह का एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली क्रिएट हो गया है और आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये ओवरऑल एक सिर्फ मैश के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिमिटिव्स का ओवरव्यू है। और अब अगर आप चाहें तो आप कर्व्स में आ सकते हैं। हम कर्व्स में जरा बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके कर्व्स जो है वो उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं। कर्व्स आर वेरी पावरफुल इन ब्लेंडर, लेकिन अभी हम उनको नहीं देखेंगे। फिर इसके बाद यहां पर सरफेस मौजूद है जिसमें कि नर्व सरफेसेस मौजूद है। ये सरफेस का मतलब नर्व्स है और मैश का मतलब पॉलीगॉन है, ये याद रखिएगा। तो अभी हम इनकी तरफ नहीं जा रहे, हम नर्व कर्व्स और इनके सिलेंडर, इसमें पैरामीटर्स भी बहुत कम है। और आप यकीन कीजिए कि इवन ब्लेंडर में भी नर्व्स को सिर्फ रख दिया गया है, काम ज्यादा इससे यहां पर भी नहीं लिया गया। मॉडलिंग यहां पर भी पॉलीगॉन से होती है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अभी मेटाबॉल्स को भी छोड़ दीजिए क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। टेक्स्ट पे आ जाते हैं। ब्लेंडर में टेक्स्ट एक बड़ी पावरफुल स्ट्रक्चर है टेक्स्ट का, और वो इस तरह से है कि अगर मैं टेक्स्ट को क्लिक करूं तो ये मेरे पास टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो गया है और वो उसने टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं बाद में, और हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें, हम चाहे पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम पूरा नोट लिख सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप 3D मॉडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर लेबलिंग ज्यादा होती है, तो हम इस टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो ऐड टेक्स्ट का मेन्यू खुला हुआ है, क्योंकि अभी मैंने इसको ऑल्टर नहीं किया है और मैंने इसके रेडियस को कम ज्यादा कर दिया। जितना मुझे करना था मैंने इसको कर दिया। और अब मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा एंड देन द इनपुट इंफॉर्मेशन इज गॉन बट टेक्स्ट इज हियर। और इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर सकता हूं। यहां पर मेरे पास ये, अगर आप देखें तो कमांड मौजूद है। अभी मैं इस तरफ जा नहीं रहा हूं, क्योंकि ये याद रखिएगा, ये जो आपको कॉलम नजर आ रहा है ये ब्लेंडर की का हार्ट है। ये कॉलम ब्लेंडर का हार्ट है और ये कॉलम भी ब्लेंडर का हार्ट है। लेकिन यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपका बनता है उस ऑब्जेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन इस कॉलम में कहीं होती है, अंडर दीज हेडलाइंस यहां कहीं होती है। यानी कि उसकी रेंडर की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की जियोमेट्री की इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन, सब ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन, यानी कि फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस। और इसके अलावा ये कि उसके एंगल्स कैसे हैं, उसकी रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, उसकी डिटेल क्या होनी चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर मिलेगी। अभी हमने इसको बिल्कुल एम्प्टी इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इसकी डेप्थ में हम जाहिर है कि जाएंगे ऑफ कोर्स नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल्स में। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये टेक्स्ट मौजूद है और इस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं। और उसके एडिट करने का तरीका यह कि इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टैब प्रेस करता हूं या ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आ जाता हूं यहां से, या मैं क्या करता हूं, टैब प्रेस करता हूं, तो ये देखिए ये एक मेरे पास कर्सर आ गया है, ये कोई मॉडल नहीं है। और ये देखिए बैक स्पेस कर रहा हूं और ये टेक्स्ट अब इस वक्त बंद हो गया। यानी कि बिल्कुल लाइक फोटोशॉप या अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका नाम ब्लेंडर रख देता हूं और ये मेरे पास, मैंने इसको कर दिया। और फिर मैं अब टैब दोबारा प्रेस कर दूंगा क्योंकि मैं राइट मोड से बाहर चले जाऊंगा। ये लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ काम टेक्स्ट के लिए है। इसके अलावा और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें टैब दूसरे तरीके से काम करता है। यहां टेक्स्ट में शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, जब आप टेक्स्ट में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको टेक्स्ट ही लिख कर देगा। आपको टैब प्रेस करके इसके एडिट मोड में जाकर अपना जो भी लेबल है वो देना होगा। ये मैंने दे दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने इसको अब क्या किया
कि मैंने इससे कहा कि भाई ये तो ऑफ कोर्स लाई हुआ हुआ है एक्स वाई प्लेन के ऊपर, मुझे तो ये एक्स और जेड प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ चाहिए कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में हो, तो मेरा कैमरा इसको देख सके सही तरीके से। तो क्या करूंगा, देखिए ब्लेंडर का तरीका क्या है, रोटेट, रोटेट किस एंगल पे, एक्स पे। और दो काम कर सकता हूं मैं, अगर मैं 90 प्रेस कर दूं तो देखिए वही हो गया जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तीन कमांड्स हुई, आर प्रेस किया रोटेट के लिए, एक्स प्रेस किया कि किस एक्सिस के अराउंड रोटेट होना है, और उसके बाद नंबर दे दिया कितना रोटेट होना है, 90। अच्छा देखिए, अब अगर मैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैंने आर एक्स और 90 प्रेस किया हुआ है। अगर मैं अभी राइट क्लिक कर दूं, लेफ्ट क्लिक नहीं किया हुआ मैंने, देखिए कमांड कैंसिल हो गई, ये बता रहा था मैं आपको। लेकिन अगर मैं आर एक्स 90 करके लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दूं, तो अब मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट कर ली है। इसको वापस करने के लिए मुझे अनडू करना पड़ेगा। एक और तरीका यह है कि आर एक्स और कंट्रोल, कंट्रोल क्या करेगा, रोटेशन में स्नैप डाल देगा। यहां पर आप देखते रहिएगा, आर एक्स और ये स्नैपिंग हो रही है, और वहां देखिएगा आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एंगल चेंज हो रहा है, ये देखिए, और ये मैं 90 डिग्री पे आ गया, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, और यहां लाकर मैंने लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो ये ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं इसको या आप इसको, अब हमें पता चल गया हमें एग्जैक्टली 90 डिग्री करना है, तो आर एक्स 90 प्रेस कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है वो कमांड आपको पता होनी चाहिए कि वेन एवर यू आर रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हो, कंट्रोल प्रेस करेंगे तो 5 डिग्री के इंक्रीमेंट से वो स्नैप करना शुरू कर देगा। तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया, और अब मैं इसकी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन में जा सकता हूं। ये मैंने आपको पूरा पूरा कॉलम बताया है, तो ये देखिए, ये यहां पर ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज है, सारे ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज होती हैं। चूंकि ये टेक्स्ट है, तो इसकी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी का आइकॉन जो है ना, वो उसका सिंबल ये है, अदरवाइज ये नहीं होता। बहरहाल मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब इसकी सारी चीजें आना शुरू हो गई मेरे पास, कि रेजोल्यूशन प्रीव्यू जो है वो 12 है भाई, तो आप इसको कम कर दें। तो देखिए अब ये खराब मतलब ये डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रीव्यू जो है वो हमने कम किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट वो 12 था, यानी कि स्मूथनेस उसकी कम हो गई। रेंडर यू को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि हम रेंडरिंग मोड में नहीं है, मैं इसकी कुछ चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। मैं अगर इसकी टेक्सचर स्पेस में भी, क्योंकि हम टेक्सचरिंग अभी नहीं कर रहे हैं, जियोमेट्री में जाता हूं, आपको ये ऑब्जेक्ट नजर तो आ रहा है। अच्छा, चूंकि ये ऑब्जेक्ट आपको 3D व्यू में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3D है, ऐसा नहीं कि ये 3D नहीं है, लेकिन ये है एक शीट। ये देखिए, इसकी डेप्थ, इसकी विड्थ, इन ये चीजें इस वक्त मौजूद नहीं है। तो मैं अगर इसकी जियोमेट्री में जाता हूं, और यहां पर मेरे पास एक्सट्रूड मौजूद है, और मैं क्या करता हूं कि एक्सट्रूड के इस फील्ड में आता हूं, मैं चाहूं तो मैं लेफ्ट एंड राइट माउस को भी यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं कर ये रहा हूं कि मैं इसको ऐसे एक्सट्रूड कर रहा हूं। तो ये एक्सट्रूड हो गया मेरे पास, ये देखिए ये एक्सट्रूड हो रहा है। अब आपको इसकी डेप्थ नजर आ रही होगी, और नीचे आता हूं तो बेवल भी मौजूद है बाय डिफॉल्ट, हम बेवल वैसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहां पर आता हूं, और ये बेवल को बस थोड़ा सा मैंने ये दे दिया। और अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको इसकी एक डिटेल भी नजर आ रही होगी, राउंडनेस नजर आ रही होगी। तो ये इस तरह से ब्लेंडर में टेक्स्ट जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ब्लेंडर में जो टेक्स्ट है उसके जो फॉन्ट्स हैं वो ब्लेंडर के अपने कंपाइल किए हुए फॉन्ट्स हैं, जिनको वो बी फॉन्ट्स कहता है, यानी कि ब्लेंडर फॉन्ट्स। अगर मैं ये देखिए फॉन्ट की इसमें हेडिंग मौजूद है, देखिए याद रखिएगा, हम ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में, और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी जो कि इसकी यहां से शुरू हो रही है उसमें, इस वक्त हम फॉन्ट में जा रहे हैं। आप देखिए यहां पर चूंकि ये
एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप यहां पर किसी भी फोल्डर में जाएं और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। जब ये ब्लेंडर इंस्टॉल हुआ था तो वो अपनी एक डायरेक्टरी जो है वो अपने साथ लेकर आ गया है। ये ट्रू टाइप फॉन्ट्स को सपोर्ट ऐसे नहीं करता, इसकी अपनी फॉन्ट डायरेक्टरी मौजूद है और इसके लिंक्स मौजूद हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। पीबीएफ फाइल है इसकी जो कि blender.org पे मौजूद है। वो आपको ये भी बता देगी कि ये देखिए सी विंडोज फॉन्ट्स के अंदर इसने अपनी एक बी फॉन्ट का सिलसिला बनाया हुआ है और यहां पर इसके ये सारे फॉन्ट्स, अब मैं इन फॉन्ट्स को चेंज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आया और मैंने कहा कि ये कर दो, तो अब उसने सोर्स 100 प्रो बोल्ड फॉन्ट जो है वो ले लिया है और उसने सबको बोल्ड कर दिया है। जो और फॉन्ट चेंज हो गया है, जो एक्सट्रूड और बेवल की वैल्यूज थी वो अपनी जगह पर रही। अच्छा, फॉन्ट टू फॉन्ट एक्सट्रूड और बेवल की वैल्यूज जो हैं वो डिफर करती हैं, तो आपको थोड़ा सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह से बेवल की डेप्थ अपनी जगह मौजूद है जो कि 0.02 है। याद रखिएगा इसकी रेजोल्यूशन जो है वो हमने इस वक्त 4 की हुई है, हम इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखिए 0 कर दिया तो बेवल ही गायब हो गया और अब ये बेवल हमारे पास, अगर हम ज्यादा कर देंगे तो डिटेल जरा और क्रिस्प हो जाएगी। तो ये मेरे पास इस वक्त टेक्स्ट का एक और भी काम है, लेकिन हम इसके साथ साथ करते रहेंगे। देखिए मैंने ये टैब प्रेस किया है और इस वक्त मैं इसके अंदर चेंजेस ला चुका हूं, मैं इसको एक्सट्रूड कर चुका हूं, मैं इसको बेवल कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं टैब में जाकर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाउंस लिख दिया और अब वो इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को और इन्हीं सारे एडिट चेंजेस जितनी भी हमने की थी, हमने एक्सट्रूड भी कर दिया था, बेवल भी कर दिया था, फॉन्ट भी चेंज कर दिया था, उनको लेकर वो यहां पर आ गया है। मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेकर आ जाता हूं। तो दिस इज अबाउट टेक्स्ट अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल जाए कि टेक्स्ट जो है वो बनेगा कैसे। अब मैं एक्सप्रेस करता हूं, डिलीट करता हूं इसको एंड देन आई, अच्छा अब आप ये देखिए किसी वजह से ये 3D कर्सर जो है ना वो मुझसे हिल गया है। अब इसको वापस ग्रिड के ऊपर लाने, क्योंकि अगर अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेट्स क्रिएट मैश क्यूब, वो क्रिएट तो हो गया लेकिन वो कहां क्रिएट हुआ, जहां पर वो 3D कर्सर मौजूद था। तो एक्स डिलीट। अब मैं इस 3D कर्सर को इसके ग्रिड के ऊपर कैसे लेकर आऊं, तो इसका तरीका यह है कि मैं ऑब्जेक्ट्स में जाऊंगा, स्नैप और कर्सर टू सेलेक्टेड, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, कर्सर टू ग्रिड, कर्सर टू एक्टिव, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन में कर दूंगा तो ये वापस यहां पर आ जाएगा। ब्लेंडर में सीखने का तरीका यही है। ब्लेंडर में बहुत चीजें हैं और उनको आप इसी तरह से इवॉल्व करते जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा यहां पर आता हूं तो ये आपने देख लिया ये टेक्स्ट था और मैं बहुत सारी चीजें स्किप भी कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ग्रीस पेंसिल, इट इज अ ब्यूटीफुल एडिशन इन ब्लेंडर, यानी कि आप 2D सेल एनिमेशन ब्लेंडर में कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपके पास वैकॉम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैकॉम टैबलेट अगर आपने देखा हो और आप उसको समझते हो, वो एक एडिशनल खर्चा है यार, वो कोई पाकिस्तान में तो 12-13 हजार रुपए से कम नहीं है, क्योंकि हमारे तो पैसे गिर गए। पहले था 6-7 हजार का, और आई डोंट नो इंडिया में भी जो छोटा वैकॉम टैबलेट है वो भी कोई आसान नहीं है, मतलब यानी कि उसके पैसे हैं, आपको बड़ा भी होता है, वो 24-25 हजार का भी होता है। तो वो बहरहाल वो आर्टिस्ट के लिए है, लेकिन ये है बहुत मजेदार चीज। मैं इसको आपसे माउस से ही मैं इसके ऊपर ऑपरेट करना आप लोगों को बताऊंगा। इसका हम एक ट्यूटोरियल रखेंगे ग्रीस पेंसिल का, क्योंकि इसका जो मॉड्यूल है वही अलग है, उस मॉड्यूल में जाकर काम करना होता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि वो 2D एनिमेशन आप यहां पर यानी कि जनरल व्यू में रख सकते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटरैक्ट करा सकते हैं। 3D ऑब्जेक्ट उसके साथ लिंक नहीं होगा, लेकिन आपके कैमरे में
जो कि 3D कैमरा है, उस कैमरे में 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट एक साथ मौजूद होंगे और वो कैमरा जो है उन दोनों को एक्सपोज कर रहा होगा, उन दोनों को प्रेजेंट कर रहा होगा और उन दोनों का कैमरा एंगल सेम होगा, विच इज वेरी गुड। और आर्टिस्ट के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसका हम अलग ट्यूटोरियल रखेंगे। आर्मेचर का ताल्लुक बोन से है, इट इज फार अवे, अभी बहुत दूर है। लेटेस्ट अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को इस वक्त यहां पर इमेज में लेकर जा रहा हूं। इमेज, रेफरेंस इमेज भी मौजूद है और बैकग्राउंड इमेज भी मौजूद है। और अगर मैं रेफरेंस पर क्लिक कर दूं और मैं रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद कोई एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लूं तो लोड रेफरेंस इमेज, और ये मेरे पास रेफरेंस इमेज आ गई। देखिए मैंने गलती क्या की, मैंने जो यूजर पर्सपेक्टिव था उस ही के ऊपर रेफरेंस को लोड कर लिया, जिसकी वजह से अब ये रेफरेंस का एंगल ये बन गया है, क्योंकि उस वक्त यूजर पर्सपेक्टिव का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने वहां पर इसको कॉल कर लिया। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना। एक्स एंड डिलीट। अब एक कमांड है ऑल्ट कंट्रोल क्यू, ये मैंने शायद आप लोगों को पहले ट्यूटोरियल्स में बताई है। अब अगर आप देखें तो ब्लेंडर कैसा सॉफ्टवेयर बन गया। अभी तक सिंगल व्यू आप देख रहे थे, अब यहां पर यूजर पर्सपेक्टिव आ चुका, यहां टॉप आ चुका, यहां फ्रंट आ चुका, यहां राइट आ चुका। माया में ऐसे ही तो है। अब ऑल्ट कंट्रोल क्यू में दोबारा करूंगा, सिंगल व्यू के ऊपर चला जाऊंगा, ऑल्ट कंट्रोल क्यू फिर करूंगा, 4 व्यूज के अंदर मैं आ जाऊंगा और मैं इस चीज को सेव भी कर सकता हूं। मैं यहां लेआउट में आके राइट क्लिक कर सकता हूं और मैं ये यहां पर इसको आकर सेव कर सकता हूं, डुप्लीकेट कर सकता हूं। फिलहाल मैं कर नहीं रहा, तो आपने सिर्फ यहां पर क्लिक करना है और आपके जितने भी व्यूज हैं वो आ जाएंगे। लेकिन इसकी चूंकि हॉट की मौजूद है, ऑल्ट कंट्रोल क्यू, ऑल्ट कंट्रोल क्यू। तो अगर आप इसको देखें तो मैं यहां पर आऊंगा फ्रंट में, जैसे हम माया में करते हैं, जैसे हम मैक्स में करते हैं, और यहां पर आने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, इमेज में जाऊंगा, रेफरेंस लूंगा और रेफरेंस लेने के बाद मैं लोड रेफरेंस इमेज करूंगा। तो अब आप यूजर व्यू में देखिए, यूजर व्यू में देखिए वो इमेज जो है बिल्कुल ठीक आई है, क्योंकि मैंने उसको फ्रंट व्यू में किया। अब अगर इसका साइड व्यू भी होता, देखिए साइड व्यू में आपको बिल्कुल ठीक दिखा रही है। ऑल कंट्रोल क्यू, अब मैं दोबारा फिर करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी डेटा प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज का, अब देखिए आइकॉन जो है वो चेंज हो गया है, टेक्स्ट वाला नहीं रहा है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज है। इसमें जाऊंगा और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अभी मैं नहीं कर रहा, अभी मैं क्या करता हूं, मुझे ऑब्जेक्ट को यहां क्रिएट करना है। मैं जी एक्स या जी वाई मैं प्रेस करता हूं और मैं इसको पीछे ले गया, जैसे हम माया में कर रहे थे। और उसके बाद मैंने इसकी, अब मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रख के इसकी मॉडलिंग शुरू कर सकता हूं। ठीक है जी, इसकी मॉडलिंग में शुरू कर सकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट रख के। अप्रोच वही है जो कि माया में या मैक्स में। यहां पर हमने रेफरेंस इमेज क्रिएट कर दी, क्रिएट कर दी। देखिए शिफ्ट ए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्रिएट, जो कि ब्लेंडर बोलता है ऐड, असल में क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी पर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को, देखिए इसके फील्ड में जाके लेफ्ट माउस बटन से मैं इसको कम या ज्यादा करके एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये इमेज जो है वो मेरे पास, और मैं यहां पर आकर अब इसको चेंज भी कर सकता हूं। मैं कोई और इमेज लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं, अगर मैंने सही इमेज नहीं ली हुई है। तो ये मेरे पास रेफरेंस इमेज है जो कि मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह से अगर मैं ऑल कंट्रोल क्यू प्रेस करूं और अगर इसकी साइड इमेज भी मौजूद है तो मैं यहां पर आके सिर्फ और सिर्फ मुझे हॉवर करना है, माउस को क्लिक करने की जरूरत नहीं है। हॉवर करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करूं और फिर मैं रेफरेंस इमेज में चला जाऊं। और फर्ज कीजिए कि साइड व्यू भी यही है, मैं वैसे ही आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये देखिए मेरे पास साइड व्यू आ गया, इसको मैंने क्लिक किया, जी एक्स किया और मैं इसको पीछे ले गया और ऑल कंट्रोल क्यू। अब मेरे पास ये दोनों रेफरेंस इमेजेस मौजूद हैं और मैं यहां पर अब अपने ऑब्जेक्ट को लेके इनको मॉडल मैं अब कर सकता हूं, बिल्कुल अलाइन हुई हुई है जो कुछ भी है। तो ये ब्लेंडर में रेफरेंस इमेज लेने का तरीका है। याद रखिएगा
कि ब्लेंडर में जब आप काम कर रहे होंगे तो ये जो इमेजेस आपके पास मौजूद हैं या आपके पास जो भी डेटा मौजूद है, इन सब की विजिबिलिटी की और इन सब की कलेक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस आउटलाइनर में मिलेगी। आपको यहाँ पर ये कलेक्शन नजर आ रही है, ये रहा कैमरा। अगर मैं चाहूं तो ये हाइड अनहाइड है, ये देखिए कैमरा हाइड हो गया। और ये मेरे पास एम्प्टी उसने नाम दे दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नाम चेंज भी कर सकते हैं। डबल क्लिक किया मैंने और मैंने कहा कि कैन फ्रंट, तो अब इसका ये नाम हो गया। डबल क्लिक किया, कैन साइड, और ये मैंने क्लिक कर दिया। लाइट मौजूद है, अगर मैं चाहूं तो इसको भी हाइड कर दूं, कैमरे को मैं हाइड कर सकता हूं। तो ये मैं यहां से ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूं। और अगर इन ऑब्जेक्ट्स की चिल्ड्रन और इनके साइड और ऑफसेट्स मौजूद हैं, वो सब के सब इन कलेक्शंस में चली जाएंगी। ये जितनी भी एंट्रीज आपको नजर आ रही हैं, ये खुद भी कलेक्शन है और ये ओवरऑल एक पूरी कलेक्शन है। तो ये मैं कर सकता हूं। और दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यहां पर टॉप राइट व्यू में देखूं तो ये मेरे पास मैश, कर्व, सरफेस, मेटा, टेक्स्ट, वॉल्यूम वगैरह मौजूद है। अगर मैं जाऊं तो कैमरा के ऊपर मैं यहां से भी हाइड कर सकता हूं और कैमरा को मैं लॉक भी कर सकता हूं। अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया तो अब आप देखिए कैमरा मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, कैमरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। और हर चीज सेलेक्ट हो रही है लेकिन कैमरा सेलेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूं तो ये लॉक एंड अनलॉक है और ये हाइड एंड अनहाइड है बाय दी कैटेगरी, नॉट बाय दी ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर फर्ज कीजिए कि मेरे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और वो है क्यूब, वो मैंने यहां पर बनाया हुआ है। मैं इस क्यूब को लेता हूं, मैं जाऊंगा यहां पर। अभी अभी देखें क्या हुआ है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं और मैं यहां पर जाता हूं। देखिए क्यूब सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि क्यूब मैश है। तो अब फर्ज कीजिए मैंने एक स्फेयर भी बनाया हुआ है और वो यूवी स्फेयर है, जी एक्स, और ये वो स्फेयर रखा हुआ है और ये दो मेरे पास मैशेस मौजूद हैं। मैं यहां पर आकर कहता हूं कि भाई मैश को लॉक कर दो, तो अब ब्लेंडर करेगा ये कि इस पूरे सीन में जितनी भी मैशेस मौजूद हैं वो सब लॉक हो जाएंगे। यानी कि अब आप उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए सेलेक्ट नहीं होंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज प्लेन्स सेलेक्ट हो रहे हैं, लाइट सेलेक्ट हो रही है, कैमरा सेलेक्ट हो रहा है, बट मैश को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसको अनलॉक कर देता हूं, अब मैं मैश को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो ये मास्किंग कहलाती है, सिलेक्शन मास्किंग, जो कि आपने माया में भी मुख्तलिफ तरीकों से देखी है। उसका भी एक ट्यूटोरियल मौजूद है। इसी तरह से आप कर्व्स को कर सकते हैं, सर्फेसेस फॉर नर्व्स, मेटा, टेक्स्ट, अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है सिर्फ उसको अगर आप नहीं हिलाना चाहते या आप उसको हाइड एंड हाइड यहां से करना चाहते हैं, लेकिन वो पूरे सीन के लिए होगा। यहां पर क्या है फर्क कि अगर मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया हुआ और यहां पर अगर मैंने इस आई को क्लिक कर दिया तो सिर्फ क्यूब हाइड हो गया। लेकिन अगर मैंने इस आई को वापस मैंने कर दिया तो मेरे पास क्यूब आ गया। लेकिन अगर मैं मैश में जाके हाइड कर देता हूं तो अब यह फर्क है दोनों में कि जितनी भी मैशेस सीन के अंदर मौजूद थी अब इनमें से कोई भी नहीं रही। तो मेरा ख्याल है कि अब आप लोग इन प्रिमिटिव्स को फिलहाल देखिए। ब्लेंडर हैज लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी आप इन प्रिमिटिव्स को देखिए और इसके साथ हॉवर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज मैं जाते जाते आप लोगों को और बता दूं, ये जो मैं GX, GY, GZ प्रेस कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको यहां टैब में नजर आ जाए। GX या GY या GZ में ग्रैब करके इसको मूव करता हूं। मैं यहां पर आकर अपनी आसानी के लिए करूंगा ये कि ये मेरे पास एक व्यू पोर्ट गिज्मोस का कलेक्शन है टॉप राइट के ऊपर, ऑब्जेक्ट टाइप्स एंड विजिबिलिटी के फौरन बाद व्यू पोर्ट गिज्मोस। यहां पर आकर ऑब्जेक्ट गिज्मोस हैं जिसमें लिखा हुआ है डिफॉल्ट, और इस डिफॉल्ट में आप मूव, रोटेट और स्केल देख रहे हैं। मैं अगर मूव पर लेफ्ट क्लिक कर दूं तो ये चेक हो गया। अब आप देखिए
इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखिए आपको मूव का गिज्मो नजर आ रहा है, तो आपको वो अब जी एक्स जी वाई जी जेड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लाइक इन माया और मैक्स अब आपको नजर आ रहा है, यानी कि उसने आपको, ब्लेंडर ने आपको ये पॉसिबिलिटी दी हुई है। उसने गिज्मोस दिए हुए, उसने हाइड किए हुए थे, और आपको उसने ये कहा कि भाई जी एक्स जी वाई जी जेड यूज करो ना, ये क्यों कर रहे हो? लेकिन आपने कहा भाई मैं तो इसका आदी हूं, ऐसे करूंगा, मुझे नजर विजुअल विजुअल एड मिल रही है ना। तो मैं तो इस बात पर इत्तेफाक नहीं करूंगा इनसे। इनको चाहिए कि ये जी एक्स जी वाई और जी जेड को छोड़े और वही यूनिवर्सल गिस्मोज रखें जो कि मैक्स में और माया में और सॉफ्ट इमेज में मौजूद हैं, तो ताकि यूजर जो है वो आसानी से समझ सके, बट यू कैन मेक इट वर्केबल। ये इन्होंने काम अच्छा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूं और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जाम्पल मैं क्यूब ही को लेकर आ जाता हूं, मूव गिज्मो इसका मौजूद है। अब अगर मैं दोबारा जाऊं इसके ऊपर व्यू पोर्ट गिज्मोज में और मैं रोटेट को भी चेक कर दूं, तो देखिए रोटेट गिज्मो भी आ गया। ये देखिए अभी रोटेट हो रहा है, जस्ट लाइक इन मैक्स एंड माया, जस्ट लाइक इन सॉफ्ट इमेज एंड एनी अदर सॉफ्टवेयर। इसी तरह से मैं स्केल को भी लेकर आ सकता हूं, और अब स्केल गिज्मो भी आ गया। अब ये पूरा गिज्मो आ चुका है जिसमें मूव रोटेट और स्केल तीनों मौजूद है। ये देखिए स्केल हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये दोनों एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, ये लॉक एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है, और ये मैं लॉक एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हूं, और ये मेरे पास ये तीनों चीजें आ गई। लेकिन इसका नुकसान जो है, ब्लेंडर ने ये किया क्यों है, मैं आपको बता देता हूं कि ब्लेंडर ने ये इसलिए किया है कि ये मॉडलिंग के वक्त वो ये समझते होंगे कि ये बड़ा तंग करता होगा कि ये एक इतना बड़ा गिज्मो जो है ना वो हर वक्त जो है वो सामने है। तो आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं, और आप जी एक्स जी वाई जी जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड, एस एक्स एक्स वाई एंड एक्स जेड, मूव रोटेट और स्केल के हॉट कीज हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी आदत हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। और आप ये देखिए जी जेड कर रहा हूं मैं, और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि सिर्फ आपने नंबर देना है और वो एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएगा। अदरवाइज यू कैन ऑफ कोर्स मूव इट, कंट्रोल कर सकते हैं आप, रोटेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस एक्स अगर मैं प्रेस करता हूं तो ये देखिए ये एक्स पर स्केल हो रहा है, और एस वाई वाई पर हो रहा है, एस जेड जेड के ऊपर हो रहा है। लास्ट चीज जो कि मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये है कि ये क्यूब आपके पास मौजूद है, आपने टैब प्रेस किया, और टैब प्रेस करने के बाद आप ये सब ऑब्जेक्ट लेवल में आ गए हैं। कौन से लेवल पर आ गए हैं? वर्टेक्स पे है, एजेस में है, या फेसेस में? तो अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आप वर्टेक्स सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हैं, 2 प्रेस करेंगे तो आप एज सब ऑब्जेक्ट लेवल पर हैं, 3 प्रेस करेंगे तो फेसेस सब ऑब्जेक्ट लेवल पर है। ये देखिए 1 मैंने प्रेस किया, ये वर्टेक्स वर्टेक्स सिलेक्ट हो रहा है, और जी जेड ये देखिए ये इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ये मैं वर्टेक्स को मूव कर रहा हूं, मैं इन दोनों वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि अब वो किसी और चीज को सिलेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आप क्यूब के सब ऑब्जेक्ट लेवल में। और जी वाई कर देता हूं, ये देखिए दोनों वर्टेक्स में, अब मैं वर्टेक्स को वर्टेक्स को कंट्रोल कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं। एंड नाउ अगर मैं 2 प्रेस कर देता हूं तो अब मैं कहां आ गया हूं? एज मोड में आ गया हूं। अब ये मेरे पास एजेस हैं, मैं मल्टीपल एजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूं, और शिफ्ट प्रेस करूंगा, मल्टीपल एजेस सेलेक्ट हो जाएंगी। ये देखिए सारी की सारी एजेस सेलेक्ट कर दिए हैं, जी वाई, और ये देखिए। तो ये भी करके अभी फिलहाल देखिए, इसके लिए आपको इससे भी फिलहाल दोस्ती करनी पड़ेगी। और जी जेड ऑफ कोर्स ये देखिए, और अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो मैं फेस मोड में आ जाऊंगा। यही तीनों यहां पर मौजूद है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखिएगा, ये रहा वर्टेक्स मोड, ये रहा एज मोड, और ये रहा फेस मोड। प्लस अगर मैं यहां पर सब ऑब्जेक्ट लेवल में मौजूद हूं, कंट्रोल वी प्रेस करता हूं,
तो मैं वर्टेक्स के मेन्यू में आ जाऊंगा मॉडलिंग के। सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है ये। अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूं तो मैं, ये देखिए मैं इस वक्त सब ऑब्जेक्ट में हूं, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट लेवल पर ये काम नहीं हो रहा। कंट्रोल ई प्रेस करता हूं तो ये मैं एज के सब ऑब्जेक्ट लेवल की मॉडलिंग में आ चुका हूं। अगर मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूं तो ये मैं फेसेस के, यानी कि सब ऑब्जेक्ट फेसेस के कंट्रोल्स, ये मेरे पास कमांड्स मौजूद हैं, उनमें मैं आ चुका हूं और यहां से फिर मॉडलिंग जो है वो शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है, आई प्रेस ई। अभी मैं आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल फिर भी देख लें। अगर मैं ई प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास एक्सट्रूजन शुरू हो गई। ये ई कहां से आया? अगर मैं कंट्रोल एफ, क्योंकि मैं फेस मोड में उस वक्त 3 प्रेस किया हुआ है मैंने, या तो मैं यहां से चला जाऊं या मैं 1 2 3 इसकी हॉट कीज है। सब ऑब्जेक्ट लेवल में होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि देखिए ये काम कैसे करेगा। ये ऑब्जेक्ट है, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया और सब ऑब्जेक्ट लेवल में गए, और उस लेवल में जाने के बाद आप वर्टेक्स मोड में काम करना चाह रहे हैं, यू प्रेस 1। एज मोड में काम करना चाह रहे हैं, प्रेस 2। फेस मोड में काम करना चाह रहे हैं, प्रेस 3। और फिर आप वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रेस 2 किया और उसके बाद मैंने ये एज ली और इस एज को मैंने मूव कर दिया। अब अगर मेरे पास यहां पर मूव की कमांड जो है वो, गिज्मो जो है वो मेरे पास खुला हुआ हो, तो मेरे लिए अब थोड़ी सी मैं समझता हूं कि आसानी होगी। एक अच्छा, अब मैं इसकी ये जो टोपोलॉजी बन रही है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। गाइस, ये ट्यूटोरियल भी लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, और इसी तरह से हम काम करेंगे ब्लेंडर के ऊपर और माया के ऊपर भी। मैं माया के यूजर्स और ब्लेंडर दोनों के यूजर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस ट्यूटोरियल को जरूर देखिएगा। ये बहुत फायदेमंद ट्यूटोरियल्स हैं और ये बेस है, ये फाउंडेशन है। तो अगर माया पर लोग काम कर रहे हैं, व्हाई डोंट दे लुक एट ब्लेंडर? ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा, माया के ऊपर जरूर काम करें। माया एज अ जायंट सॉफ्टवेयर और उसके ऊपर काम करना मैं प्रिफर भी करता हूं, लेकिन ब्लेंडर को भी देखते चले जाएं। और इस तरह से आपके पास डबल इंफॉर्मेशन स्टैक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बेसिक मॉडलिंग के ऊपर, जो कि सब ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर भी होगी लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर होगी, आ जाऊंगा। इन सब चीजों को हैंडल करना शुरू करें और इन सब चीजों हॉवर करें, माउस से जूम इन एंड आउट करें और ये प्रिमिटिव्स बनाएं और इनको समझने की कोशिश करें कि 2-2 दफा देखें इनमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और इनमें कैसे चेंजेस लेकर आई जा सकती हैं। सब ऑब्जेक्ट लेवल पर जाएं, थोड़ा बहुत देखें इसको, और 4 विंडोज के अंदर जाएं, ऑल्ट कंट्रोल क्यू से रेफरेंस इमेज को लोड करें। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टोल्ड यू इन दिस ट्यूटोरियल। तो गाइज, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के वक्त हम बहुत सारी और चीजें देखेंगे। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।